नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। असित नाथ हूं मैं, आप देख रहे हैं देश बोलेगा। आज हम बात करेंगे बारिश से हो रही तबाही की। हालात यह है कि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में आफत टूट पड़ी है। नदियों में पानी का सैलाब आ गया है, गलियों में पानी का सैलाब आ गया है। ऐसा लग रहा है प्रकृति ने रौद्र रूप धारण कर लिया हो। बरसात का मौसम शुरू होते ही तबाही ने दस्तक दे दी है। उत्तराखंड में हालात बेहद खराब है, उत्तर प्रदेश में हालात खराब है, मैदानी इलाकों में हाहाकार मचा है, नदियों में उफान है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि इंसानी जिंदगी पर कुदरत का कहर भारी पड़ रहा है। सरकारों का आपदा प्रबंधन फेल नजर आ रहा है। शहरी इलाकों में प्रबंधन के चलते लोगों का जीवन बेपटरी हो चुका है। बारिश भले ही कुदरत का वरदान हो, लेकिन व्यवस्थागत खामियों के चलते यही बारिश आफत में तब्दील हो रही है। इस साल उत्तराखंड सहित देश के मैदानी इलाकों में कुछ ऐसा ही हो रहा है। शहरी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर आफत आ गई है। जनजीवन बेपटरी हो गया है और नदियां उफान पर हैं। शहरी इलाकों में जहां जल भराव के चलते घर गृहस्थी पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं नदियों में आई बाढ़ से लोगों का जीवन बचाना मुश्किल है। उत्तराखंड में भूस्खलन की हालत डरावनी तस्वीर पेश कर रही है। ऐसा लग रहा है कि आफत की ये बारिश सब कुछ बहा कर ले जाएगी। ऐसे हालात में सवाल इस बात का है कि हर साल आने वाली बरसात के इस रौद्र रूप से बचाव के कौन से उपाय किए गए। जाहिर है मौसम वैज्ञानिकों ने मानसून आने से पहले ही भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया था। सरकारों ने एहतियात के तौर पर जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए। समय रहते अगर नाले नालियों की सफाई का कार्य किया जाता तो निश्चित तौर पर शहरी इलाकों में जल भराव के ये भयावह हालात नहीं बनते। इसी प्रकार पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर तबाह हो रही सड़कों की बर्बादी का आलम भी व्यवस्थागत खामियों का ही एक नतीजा है। सड़कों के निर्माण से जिस प्रकार की इंजीनियरिंग के तरीके अपनाए जाने चाहिए, उनमें कोताही बरती गई। तभी आज हमारे सामने डरावने हालात बने हुए हैं। फिलहाल कहना यही होगा कि बुनियादी सुविधाओं का ढिंढोरा पीटने वाली सरकारें आजादी के बाद से सिर्फ शोशेबाजी में मशगूल रहती तो जनता को इस प्राकृतिक आपदा के समय मुसीबतों का सामना न करना पड़ता। जैसे सरकार की कार्यप्रणाली है, हमको बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपदा में ये लोग कुछ काम कर रहे हैं। आपदा भी घाट वाले क्षेत्र में जो आपदा आई है, तो घाट वाले क्षेत्र में अभी तक वहाँ के लोगों के लिए अभी सड़कें नहीं खोली गई है, वहाँ राशन पानी नहीं पहुँचा है, वहाँ की मूलभूत समस्याएं जैसे की तैसे बनी हुई है। प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है तो बता दें कि वहाँ हालात ये हैं कि बारिश में गंगोत्री बद्रीनाथ हाईवे समेत कई सड़कें अवरुद्ध हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश में गंगोत्री धाम में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान को छू रही है। गंगा भागीरथी सहित इसकी सहायक नदियां उफान पर हैं और चिलवासा गदेरे में आए उफान से कई पुलियां बह गईं, जबकि केदारनाथ में दर्शन कर चुके यात्रियों को धाम में ही ठहरने को कहा गया है। इस सीजन में कपाट खुलने के बाद पहली बार केदारनाथ यात्रा रोकी गई है। वहीं राजधानी देहरादून में भी भारी बारिश के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। चमोली सहित कई दूसरे जनपदों की भी कमोवेश कुछ ऐसे ही हालात हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगातार 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी का सैलाब नजर आ रहा है। पानी के तेज बहाव में गाड़ियां तैर रही हैं। कान्हा की नगरी में हालात प्रलय जैसे हैं। यहां नगर निगम के उन दावों की कलई खुल गई जिसमें सब कुछ ठीक होने की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि बारिश से पहले शहर के सभी नाले और नालियों की सफाई कर दी जाएगी, लेकिन तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई। बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को घरों में कैद होना पड़ा है। बारिश ने पूरे शहर को तालाब बना दिया है। जब इस मामले पर नगर निगम के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जा रही है तो अब वो कैमरा से बच रहे हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये मथुरा की तस्वीर है। ये आलम है एक शहर का। हम मार्स मिशन की सफलता पर अपनी पीठ खूब थपथपाते हैं, लेकिन साहब
हम ढंग के ड्रेनेज सिस्टम नहीं तैयार कर पाए, नाले नहीं तैयार कर पाए अपने शहरों में, और बारिश अभी शुरुआत हुई है बरसात की, तब शहरों का ये आलम है। बाद के दिनों में क्या होगा? तस्वीर देखिए। और अलीगढ़ में हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देर रात से जारी बारिश ने हर तरफ पानी भर दिया है। सड़कों पर ही नहीं, घरों में पानी भर गया है। सड़क ताल तलैया बन गए हैं। 50 से ज्यादा घर गिर गए हैं, जिनमें 6 लोग घायल हो गए हैं। शहर के हर रोड पर बारिश का पानी नजर आ रहा है। शाहजमाल के महफूज नगर और मखदूम नगर में कच्चे पक्के 35 मकान गिर गए हैं। हदुआगंज, अतरौली और फजलपुर में मकान गिरने से 6 लोग जख्मी हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर गिरने और घरों में पानी घुसने से लोगों में निगम के प्रति आक्रोश है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की। बारिश से घरों में पानी घुस गया, कई घर गिर गए, गाड़ियां बह रही हैं मथुरा में। उत्तराखंड में तबाही जैसे मंजर हैं। बड़े शहरों का यह आलम है। अंदाजा लगाइए कि छोटे शहरों में क्या स्थिति होगी, ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति होगी। मतलब साफ कि ड्रेनेज को लेकर न तो हमारी पहले से कोई तैयारी होती है, न हम गंभीर होते हैं। बरसात के दिनों में पानी घरों में घुसता है, लोगों की जिंदगियां तबाह होती हैं। हम कुछ दिनों के लिए इस पर चिंता जाहिर करते हैं, अगली बरसात का फिर इंतजार करते हैं। तो अलग अलग जगहों की हमने तस्वीरें दिखाई इस कार्यक्रम से पहले कि बरसात के बाद आलम होता क्या है। हमारे साथ सतीश लखेड़ा जी हैं, हमारे देहरादून स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के नेता। हम इनके पास चलेंगे, लेकिन वो तस्वीरें जरा एक बार आप फिर देखिए। ये तस्वीरें क्या गवाही दे रही हैं और इन तस्वीरों ने किस तरह से व्यवस्थागत खामियों की पोल खोली है। हालत बेहद खराब है। आलम यह है कि मोटरसाइकिल और हल्के वाहन पानी में बह रहे हैं सड़कों पर। यह बाढ़ का पानी नहीं है, किसी नदी का सैलाब नहीं है, यह पहली बरसात का पानी है जिसने तमाम तैयारियों की पोल एक झटके में खोल कर रख दी है। तमाम शहरों का यही आलम है। ये जरा तस्वीर देखिए। एक बाइक सवार पहले पानी में गिरता है, वो जैसे तैसे उठकर अपनी जान बचाता है, और उसके बाद देखिए बाइक कैसे बरसात के पानी में बह गई। ये मथुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बरसात के पानी में कितना वेग है, प्रवाह है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये आलम है एक शहर का, एक बड़े शहर का आलम है। बावजूद इसके हमारा पूरा तंत्र बड़े बड़े दावे करेगा, ड्रेनेज सिस्टम के बड़े बड़े दावे करें। तस्वीरें ये जरा देखिए, तस्वीर क्या आलम है मथुरा में। उत्तराखंड में भी आलम बेहद खतरनाक है। उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है, सड़कों पर पानी भर गया है, कई घर जमीन दोज हुए हैं, सड़कें बह गई हैं। पुलकित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। पुलकित, अभी क्या हालात हैं वहां? जी, अगर बात अभी के हालात की करें तो करीब 40 घंटे की लगातार जो है आफत की बारिश के बाद इस वक्त जो है लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, लगभग 1 घंटा पहले बारिश ने
जो बारिश थमी है और लगभग आसमान में सूरज भी देखा जा सकता है, तो लोगों के लिए ये राहत की सांस जरूर है। लेकिन इसमें तो बात खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि अभी भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों के जो घरों में पानी भरा हुआ है, और जो लोगों का जो नुकसान हुआ है, चाहे वो दुकान हो या शोरूम हो, सभी जगह जो पानी भरा है, तो लोग उसकी मरम्मत में जुटे हुए हैं। किसी की गाड़ी सड़क पर बह गई थी, तो किसी की गाड़ी जो है सड़क पर पानी में डूब गई थी, तो इस तरह की मरम्मत के कार्यों में लोग अभी तक जुटे हुए हैं। पुलकित, किस तरह के नुकसान की खबर मिल रही है? जी, अगर बात करें नुकसान की, तो लगभग हरिद्वार में अलग अलग जगह पर कुछ छोटे मोटे नुकसान की खबर मिली है। हालांकि किसी बड़ी जान माल की तो खबर अभी तक नहीं मिली है, लेकिन चाहे वो घर में पानी भर जाना या दुकान में पानी भर जाना, इस तरह के कुछ छोटे मोटे नुकसान की अभी तक खबर मिली है। तो छोटे मोटे नुकसान की खबर मिली है। पुलकित, बताया जा रहा था कहीं पहाड़ का कोई हिस्सा टूटकर गिरा है? पहाड़ का हिस्सा टूटकर नहीं गिरा है। पहाड़ एक पुल जो कि कंसल और बैरागी कैंप को एक पुल जो जोड़ता था, वो पुल वहां से अपनी जगह से जो है हट गया है, पूरा वो जो है पानी में समा गया है। उसका देखा नहीं जा सकता कि यहाँ पर उसका नामो निशान पुल का नहीं बचा है। इसके अलावा जो हरिद्वार और दून का जो रेल मार्ग है, रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड हो जाने से वो सुबह बाधित रहा, काफी देर तक वो बाधित रहा। हालांकि कुछ देर की मशक्कत के बाद उसको वहां से मलबे को हटाकर जो है रेल को सुचारू कर दिया गया है। इसके अलावा कोई जान माल की और कोई नुकसान नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलकित शुक्ला, हमारे सहयोगी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित। सतीश लखेड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे देहरादून स्टूडियो से। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका। बरसात हर साल आती है और हर साल बरसात से पहले तमाम दावे किए जाते हैं नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के द्वारा। लेकिन सर, पहली ही बरसात में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम शहरों की हालत खराब हो जाती है। तमाम शहरों में घरों में पानी घुस जाता है, गलियों में पानी बहने लगता है, सड़कों पर तो लग रहा है जैसे नदियां बह रही हो। हम सर इतने दिनों में अपना ड्रेनेज सिस्टम नहीं ठीक कर पाए, मतलब हम ढंग के 2-4 नाले नहीं बना पाए हैं 68 सालों की आजादी के बाद। सतीश लखेड़ा जी, सतीश जी, आप सुन पा रहे हैं? व्यवस्थित नहीं है। और जो नए शहर, जी हाँ, मैं आप आ रही है आपकी। हेलो, बोलिए सर। बोलिए सतीश जी। सतीश जी से लगता है संपर्क टूट गया है। राजेंद्र चतुर्वेदी हमारे सहयोगी मथुरा से फोन लाइन पर हमारे साथ है। राजेंद्र, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं तो बहुत डराने वाली हैं। मतलब कोई ढंग का नाला ही नहीं है, पूरे शहर में पानी निकालने का कोई इंतजाम ही नहीं है। जी, तस्वीरें बेहद हैरान कर देने और चौंकाने वाली हैं। मक्का नगर में लगातार 24 घंटे से हुई बारिश में नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। नगर पालिका के वो सभी दावे खोखले साबित हुए हैं। जहां उन्होंने नालों की सफाई का दावा किया गया था, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस प्रकार मुक्ता नगर के प्रमुख मार्गों पर, सड़कों पर चारों ओर जल भराव का हालत बने हुए हैं। भाई, नगर के प्रमुख कानूनों में जल भराव की बेहद स्थिति गंभीर है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन कुंभकर्णी मुद्रा में सोया हुआ है। राजेंद्र, अभी क्या स्थिति है? अभी मथुरा शहर की ताजा तस्वीर क्या है, ताजा हालत क्या है? जी, आपको बता दूं, बारिश लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, बारिश अब थम गई है, लेकिन नगर में चारों तो जल भराव की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं, जबकि जल भराव के कारण आम भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग गंदे पानी में निकलने को मजबूर हो रहे हैं। राजेंद्र, लगभग कितनी आबादी प्रभावित है इससे? जी, जैसे मैं आबादी की बात करूं, मथुरा नगर की आबादी नहीं बल्कि पूरे जनता से प्रभावित है। तो मथुरा नगर की ओर प्रवेश करने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर जल भराव की स्थिति है। 4 प्रमुख मार्ग मथुरा जंक्शन में प्रवेश के लिए है, सभी पर जल भराव की स्थिति है और गंभीर बनी हुई है। एक तस्वीर हम देख रहे थे राजेंद्र, उसमें एक मोटरसाइकिल पानी की धारा में बह रही है। मतलब बहाव इतना ज्यादा है और पानी का स्तर इतना ज्यादा है जो एक मोटरसाइकिल उसमें बह सकती है। क्या अभी भी वही स्थिति है या अभी थोड़ी राहत हुई है?
नहीं, जो तस्वीर मोटरसाइकिल भारी जलभराव में बहने की तस्वीर है, वो मक्का नगर के घनी आबादी वाले घिया मंडी चौक बाजार क्षेत्र की तस्वीर है, जहाँ पर हुई मूसलाधार बारिश में लोग भी बह गए, वो मोटरसाइकिल भी बह गई, लेकिन वहाँ हालत में काफी सुधार हुआ है। मुख्य स्थिति मक्का नगर में प्रवेश करने वाले भूतेश्वर पुल के पास और नए बस स्टैंड पुल के पास के, जहाँ पर के नगर को जोड़ने वाला मार्ग होता है, वो हाईवे को लिंक मार्ग माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस खबर पर बने रहेंगे और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हाकिमों हुक्कामों के दावे कितने सच होते हैं। वो जो बार बार कहते हैं तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं, नालों की सफाई कर ली गई है, सिल्ट हटा लिया गया है, तो साहब ये तस्वीरें आप देख लीजिए और आप ही अंदाजा लगाइए आप कितना सच बोलते हैं। सतीश लखेड़ा जी, साल दर साल हम यही सवाल उठाते हैं सबसे कि भैया ड्रेनेज सिस्टम, लोग कहते हैं मुकम्मल व्यवस्था है, सफाई हो गई है, सिल्ट हटा लिया गया है, इस साल बरसात में कोई दिक्कत नहीं होगी, और पहले ही बारिश में घरों में नाले का पानी होता है, लोग सड़कों पर बह रहे होते हैं, बहाव में घर गिर रहे होते हैं, पूरा का पूरा तबाही का मंजर होता है। देखिए, मैं किसी एक सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं 68 साल की आजादी के बाद साल दर साल उठने वाले सवाल को एक सालाना सवाल की तरह बस फिर उठा रहा हूं कि साहब हम नाले भी नहीं बना सकते क्या? स्वाभाविक रूप से जिस तरह नगर नियोजन पे चिंता होनी चाहिए थी सरकारों की जी, वो चिंताएं नहीं हो पाई जी। और जिस तरह बेतरतीब तरीके से कृषि भूमि में शहर उग रहा है, शहरों के आसपास ग्रामीण इलाकों का आधुनिकीकरण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन चिंताओं को देखते हुए, आने वाले समय की चिंताओं को देखते हुए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जिम्मेदार लोग भी जिस तरह अपनी नालियों को कब्जा कर देते हैं, रैंप बना देते हैं, या नालियों का ड्रेनेज सिस्टम जो, और जहां आमतौर पे बरसात को लोग मानते हैं कि 1-2 महीने की बरसात है, बाकी समय को लेकर चिंताएं नहीं करते हैं, तो पूरे देश में सभी शहरों में समस्याएं हैं। और उसके अलावा उत्तराखंड एक अलग स्वभाव का प्रदेश है, यहां मैदानों में नाले न होने के कारण, नालियां न होने के कारण पूरे शहर जलमग्न है, और पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने के कारण या जिस तरह सड़कें टूट रही हैं, वैकल्पिक मार्ग न होने के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसके जिम्मेदार सरकारें भी हैं और नागरिक भी हैं। सरकारें किस तरह से जिम्मेदार हैं और नागरिक किस तरह से जिम्मेदार हैं? नागरिक इस तरीके से है कि नागरिक केवल अपने मकान की चिंता देखता है, अपने आसपास की चिंताएं नहीं देखता है। इसके अलावा जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं, वो एक खेत खरीदते हैं और प्लॉट बना करके बेच देते हैं जी। लोग अपने जो घर की नाली का पानी उसे केवल बाहर करने तक की चिंता करते हैं, मगर ये नहीं देखा जाता है सरकारों के द्वारा कि एक शहर बस रहा है, उसके पे रिसीवर बनाया जाए, प्रशासक बैठाया जाए, उस पर कानून बनाया जाए। जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है, उनकी निगरानी इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि आने वाले शहर की जो चिंताएं हैं, 20 साल बाद, 25 साल बाद जितनी आबादी होगी, जितने अपार्टमेंट बनेंगे, उसका पानी और उसका ड्रेनेज सिस्टम कहां जाएगा, उसका जो मल विवरण सिस्टम है वो कहां जाएगा, इसको चिंताएं सरकार नहीं कर रही है। और जनता भी जिस तरीके से अपने भविष्य को लेकर, या केवल मेरा घर ठीक रहे, मेरे घर तक स्वच्छता रहे, मेरे घर के दरवाजे के बाद क्या हो रहा है, वो चिंताओं की जो कमी है, इस कारण नगरों में ये चिंताएं आ रही हैं। और यहां तक कि महानगर मुंबई की जो हालत हो जाती है, अभी आप मथुरा का दिखा रहे हैं, या देहरादून की आज इस समय हालत है, पूरे देश में ये व्यवस्थाएं केवल सरकार और जनता दोनों के तालमेल के बिना हो रही है। तो सरकार और जनता दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। सतीश लखेड़ा जी, मैं जरा एक सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम की बात करना चाहता हूं। किसी भी शहर को जब बसना होता है या बसाया जाता है, तो कुछ शर्तें होती हैं, कुछ मानक होते हैं। हम आज तक उस पर अनुपालन न कर पाए, न करवा पाए। घरों पे घर बने जा रहे हैं, अवैध कॉलोनीज पहले बस जाती हैं, फिर उनको वैध कर दिया जाता है, अवैध और वैध। इस बीच की सारी प्रक्रिया खत्म होती है, उसका कोई पालन नहीं होता है कि भाई वैध कॉलोनी की क्या क्या शर्तें हैं, किस तरह का ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, किस तरह की गलियां होनी चाहिए,
सड़कें होनी चाहिए, बिजली व्यवस्था होनी चाहिए, कोई ख्याल नहीं होता है। बेतरतीब बस्तियां बस जाती हैं और अंत में वोट बैंक उन्हें वैध कर देती हैं। अब जब ये समस्या सामने आती है बरसात में, तो हम भी बैठ जाते हैं, आप लोग भी बैठ जाते हैं। बरसात बाद हम भी इस पर चिंता नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे। बरसात से पहले अधिकारी कह देंगे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठीक है, और बरसात में तबाही आ जाएगी। कौन सी प्लानिंग है हमारे पास शहरों को बसाने की, जिसका अमल किसी शहर में हुआ हो? अगर सरकारें चिंतित होती और पहले किसी क्षेत्र विशेष में किसी नगर को बसाने की चिंताएं होती, तो उसका ड्रेनेज सिस्टम, उसके पानी की निकासी, उसके कूड़े का प्रबंधन सही तरीके से होता। आप चंडीगढ़ को देखिए, चंडीगढ़ जिस तरह बसाया गया मास्टर प्लान के साथ, जी, चंडीगढ़ इन परेशानियों को नहीं भोगता है। चंडीगढ़ में जलभराव नहीं दिखाई देता है। यहां अंग्रेजों के बसाए उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के आप छोटे छोटे नगरों को देख लीजिए, मसूरी, लैंसडाउन, रानीखेत को देखिए, वहां पानी को लेकर और घरों के पानी को लेकर के, बरसात के पानी को लेकर, कूड़े को लेकर जो व्यवस्थाएं थी वो आज भी व्यवस्थित है और इस तरह की समस्याएं नहीं है। मगर जो नया दौर आया है शहरों के आसपास शहर उगने का, जो पलायन तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहा है, और उसके बाद व्यक्ति शहर में मकान भी नहीं बना पाता है, उतनी उसकी व्यवस्था नहीं, और शहर में रहना भी है, तो शहर के आसपास जो झुग्गियां उग रही हैं, बस्तियां उग रही हैं, और उनको लेकर इसलिए रोका नहीं जाता। वो किसी भी कोई भी पार्टी हो, वो उनमें अवैध निर्माण देखने के बजाय उसमें वोट बैंक देखती है, और उनके रेगुलाइज करने के लिए, उनको वैध करने के लिए बाकायदा बिजली की लाइन दी जा रही है, पानी की लाइन दी जा रही है, सड़कें बनाई जा रही है। तो जब सरकार इस अवैध काम को मोहर मार रही है, तो स्वाभाविक रूप से ये समस्याएं आएंगी और सरकार ही बरसात के समय इन समस्याओं को भोगेंगी। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम इस मसले पर आएंगे, कैसा होना चाहिए शहरों का ड्रेनेज सिस्टम और कैसा है हमारे शहरों का ड्रेनेज सिस्टम। सतीश लखेड़ा जी, एक तौर तरीका होता है शहरों को बसाने का तौर तरीका और बसे हुए शहरों में ड्रेनेज सिस्टम का तौर तरीका। आबादी के हिसाब से यह तय किया जाता है कि प्रति व्यक्ति पानी की खपत रोजाना कितनी है, कितना बहाव है। पहले इसका आकलन किया जाता है कि भाई एक परिवार में कुल इतने लोग होते हैं, प्रति व्यक्ति इतना, अगर इतनी जल निकासी रोजाना है तो एक परिवार से इतनी जल निकासी रोजाना है, तो एक इमारत में कुल कितने परिवार हैं, और इस हिसाब से उस पूरे मोहल्ले का एक आकलन किया जाता है। ऐसी स्टडी इस देश में सिर्फ एक बार हुई है 1956 में दिल्ली में। उसके बाद इस तरह का कोई अध्ययन ही नहीं किया गया। मतलब हमारा सिस्टम ही मानक को मानने को तैयार नहीं है, हमारा सिस्टम ही नियमों को मानने को तैयार नहीं है कि भाई ड्रेनेज के लिए प्रति व्यक्ति पानी के बहाव का अध्ययन किया जाए। उसके बाद बरसात में उस इलाके में कितना पानी आ सकता है, फिर प्रति व्यक्ति पानी का बहाव और बरसात के पानी के बहाव का गुणक निकाल के ड्रेनेज की व्यवस्था करनी होती है। तो ऐसा अध्ययन सिर्फ एक बार हुआ 1956 में, वो भी नई दिल्ली के लिए। देश के बाकी किसी शहर के लिए अध्ययन हुआ ही नहीं आज तक। अर्जुन देव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन, क्या स्थिति है इस वक्त वहां? खबर आई कि 50 से ज्यादा घर गिर गए हैं वहां। हाँ जी, मैं बता दूं, अलीगढ़ शहर की पूरी अलीगढ़ जिले के अंदर 50 से अधिक मकान गिर गए, जिससे केवल एक अकेला महफूज नगर इलाका है जिसमें की 35 मकान गिरे हैं। एक 35 मकान गिरने का क्या मतलब है? तो अभी वहां बारिश हो रही है, अब बारिश थम गई है? हाँ जी, बारिश अभी हल्की बूंदाबांदी झरना टाइप बारिश हो रही है। 24 घंटे हो गए कल से बारिश पड़ते हुए, अभी तक कोई बराबर नगर निगम की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। हर घर के अंदर पानी भरा पड़ा है, लोग गिर गए हैं, लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं मकान खाली कर करके। जिन लोगों के मकान गिरे हैं उन तक अभी राहत पहुंचाई गई या नहीं? जी नहीं, अभी तक उनको कोई राहत नहीं पहुंचाई गई है। अभी तक कोई राहत नहीं पहुंचाई गई। नगर निगम का कोई अधिकारी सामने आ रहा है या नहीं? नहीं, अभी तक नगर निगम में कोई अधिकारी बोलने से मना कर रहा है। अलीगढ़ की महापौर समुचा भारती उनसे भी बात करी थी, वो भी कुछ बोलने से कतरा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अर्जुन देव हमारे सहयोगी अलीगढ़ से फोन लाइन पर हमारे साथ थे। 50 से ज्यादा मकान अलीगढ़ में गिर गए हैं। नगर निगम का कोई अधिकारी अब सामने नहीं आ रहा है। जिन लोगों के मकान गिरे हैं उन तक अभी तक कोई राहत नहीं पहुंचाई गई है। सतीश लखेड़ा जी, मैं उस अध्ययन की बात कर रहा था। 1956 के बाद इस तरह की कोई स्टडी की ही नहीं गई इस देश में।
हम मार्स मिशन की सफलता पर साहब अपनी पीठ थपथपाते हैं और हमारे पास नाले नहीं हैं। क्या आलम है ये? नहीं, पहले भी ये 1956 ही नहीं, इससे पहले भी जब हम राजाओं का इतिहास पढ़ते हैं, सुंदर नगर व्यवस्थाएं थी, जल निकासी की नालियां थी, प्रकाश स्तंभ थे, छायादार पेड़ थे। राजाओं ने ये मगध राज्य, जो आप मौर्य वंश को पढ़ेंगे, और कुछ मुगल राजाओं ने इन सब चीजों को, जो छोटे छोटे उनके उन्होंने अपनी कॉलोनी या अपने नगर बसाए, उनमें चिंताएं थी। जो हम पुराने किलों को देखते हैं, उनका जो जल व्यवस्था है, उन सब में चिंताएं की गई हैं। और आज भी इतनी बारिश होती है, इतने मौसम आ गए और इतनी सदियां हो गई हैं, वो भवन खड़े हैं। जो नया भारत बसा है, नए भारत की जो आर्थिक क्रांति आई है, उन क्रांतियों के साथ अभी भी जो घर बनते जा रहे हैं, अभी भी जो अपार्टमेंट बनते जा रहे हैं, आज की तिथि में भी जो आवासीय भूमि है, वो कृषि भूमि में आवास लोग बना रहे हैं। सरकार की कोई निगरानी नहीं है, सरकार के कोई इस तरह का कोई बैन नहीं है कि उन पर कार्रवाई की जा सके। इसका कारण यह है कि जब कृषि भूमि में कुछ सैकड़े घर बन जाते हैं, उसके बाद वो यूनिटी बन जाते हैं, वो वोट बैंक बन जाते हैं, सरकार की मजबूरी उनको विकास देना हो जाता है, वो भी अपने को पीड़ित बताने लगते हैं कि सरकार हमारी चिंता नहीं कर रही है। इन पक्षों को अगर नहीं देखा जाएगा, सरकार अगर जो एग्रीकल्चर जोन है, जो डेवलपमेंट की जोन है, जो हाउसिंग जोन है, इनको तय कर दे और उनके मानक तय कर दे, और आने वाले 50 साल के लिए नाले की, पानी की, मल विनियमन की, कूड़े के निस्तारण की अगर इन व्यवस्थाओं को करती है तो अलग व्यवस्था होगी। मगर यहां प्यास लगने पे कुआं खोदने वाली जो चिंताएं हर बरसात के समय की जाती है, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और इसके लिए जो नगर नियोजन है, नगर नियोजन के से जुड़े डिपार्टमेंट हैं, अधिकारी हैं, उनको साल भर इस पर काम करना चाहिए, पूरे साल इस पर काम करना चाहिए। सर, क्या इस तरह की स्टडी नहीं होनी चाहिए पूरे देश में? ऐसा कोई शोध नहीं होना चाहिए कि शहरों में बरसात के दिनों में कितना पानी आ सकता है और उस पानी को कैसे निकाला जा सकता है? इस पर कोई अध्ययन नहीं होना चाहिए? सरकारों को इस दिशा में काम नहीं करना चाहिए? अब स्वाभाविक रूप से हमें उस शहर की पुरानी नदियों, नालों का अध्ययन करना चाहिए, उनके बहाव का अध्ययन करना चाहिए, उनकी क्षमता का अध्ययन करना चाहिए, और उस क्षेत्र में पहले कोई आई हुई तबाही और अधिकतम पानी किस स्तर तक आया था, इसका अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद उन नालों को बहने की व्यवस्था देनी है, क्योंकि पानी अपना रास्ता बना देगा, नहीं तो वो नुकसान करेगा। इन चिंताओं के बाद अगर शहर की हम अधिकतम क्षमता, जो आज आवास बनने के बाद नई टंकियां बन रही हैं, वो पानी खींच रही है, वो पानी फिर नीचे जा रहा है, अगर उनको रास्ता नहीं देंगे, उनका हम अध्ययन नहीं करेंगे और पास की छोटी नदियों के साथ उनको नहीं जोड़ेंगे, नालों के साथ नहीं जोड़ेंगे, उनके बहाव किस दिशा में जाना चाहिए, जो नई कॉलोनियां बस रही हैं या नए अपार्टमेंट बन रहे हैं, उनके बहाव की चिंता नहीं की जाएगी, वाटर लेवल की चिंता नहीं की जाएगी। इन सब चिंताओं को अगर पहले कर दिया जाएगा और उसी पैरामीटर पे भवन बनाने वाले को निर्देश दिया जाएगा कि आप इन मानकों पे घर बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये चिंताएं न होंगी और न होनी चाहिए। नहीं, जिस तरह से सड़कों की मांग उठती है, हम बार बार सड़क, बिजली, पानी, इसकी मांग उठते देखते हैं। आम लोग भी क्या मांगते हैं? सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। सड़क आपको मिल गई, सरकारों को भी लगता है सड़क चाहिए, कनेक्टिविटी जरूरी है, बिजली चाहिए, ऊर्जा जरूरी है, पानी चाहिए, जीवन जरूरी है। लेकिन वो पानी निकलेगा कहां? इसकी मांग हम आम जनता की तरफ से भी नहीं देखते हैं कि वो गर्मी के दिनों में ही कहे कि नहीं भैया नाला भी चाहिए, बरसात आने वाला है, आप हमें नाला दीजिए। सड़क, बिजली, पानी को ही विकास का मानक समझ लेना, क्या वाकई 68 साल तक हम देश की जनता को भ्रम में डाले रखे? हम जरूरी बातों की बहस करते ही नहीं है उसके साथ बैठकर? नहीं, आजादी के बाद मुझे लगता है कि ऐसा वातावरण बना है कि नागरिक सरकार से सारी अपेक्षाएं कर लेता है, वो टैक्स देता है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। और उसके बाद राजनीतिक दल, राजनेता बड़े बड़े वायदे करते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो राम राज आ जाएगा, सारी व्यवस्थाएं आ जाएंगी, बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल सब आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। वो इतनी जिम्मेदारियां ले लेते हैं जिनमें ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां जिस पे आज चर्चा हो रही है, ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस पे कभी चिंता नहीं होती। क्यों कि ये 1 महीने 1.5 महीने का समय है और इसमें अभी जब आप बता रहे 50 मकान गिर गए हैं, 50 परिवार या 100 परिवार बेघर हो चुके हैं, बहुत बड़ी समस्या है।
मगर इसकी अनदेखी हो जाती है। अगर राजनीतिक दल, जनता, सरकार सबका समन्वय इन चिंताओं पे हो कि हम बरसात के समय या गर्मियों के समय, गर्मियों में वाटर लेवल कम हो जाता है, बरसात में पानी बहुत आ जाता है, सर्दियों की अपनी समस्या है, इनकी अगर पहले से चिंता होने लगेगी तो वास्तव में ये समस्याओं का निदान पहले हो जाना चाहिए था। देश की आजादी के जिस तरह आपने कहा इतने सालों के बाद भी नगर नियोजन पे कोई चिंता नहीं की गई है, तो ये बड़ा विषय है। मुझे लगता है सतीश जी, किशोर उपाध्याय जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले किशोर उपाध्याय जी से हम बात कर लेते हैं। किशोर उपाध्याय जी, स्वागत है आपका के न्यूज में। देखिए सर, पहली ही बरसात में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम शहरों में जल भराव हो गया है, घरों में पानी घुस गए हैं, सड़कों पर नाले बह रहे हैं। मतलब पहली ही बरसात में पोल खुल गई नगर निगमों की, सरकारी दावों की। सर, मैं किसी एक सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बस इतना समझने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 68 सालों में हम मार्स मिशन पर तो पहुंच गए, हम मंगल पर जाकर इतरा रहे हैं, लेकिन जिस जमीन पर रहते हैं वहां नाला तक नहीं बना पाए क्या? नहीं, जहां तक उत्तराखंड की बात है जी और पूरे मध्य हिमालय की बात है, उसमें हम 1980 से कह रहे हैं और उसमें बड़ा आंदोलन भी हम लोगों ने चलाया जी। ये मध्य हिमालय का अगर नियोजन ठीक ढंग से नहीं हुआ तो ये सबके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी जी, मैदानी क्षेत्र के लिए भी जी। और मैंने पिछली सरकार में भी कहा था, हमने जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक एक जन जागरण अभियान भी चलाया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग उसमें और न सरकारें उसमें इतना जो है उन्होंने ध्यान दिया और उसी का असर है कि जब बारिश होती है तो हम पहले घने जंगल थे उत्तराखंड में, वो पानी रोकने का काम करते थे, मिट्टी बहाव रोकने का काम करते थे। जिस तरह से तराई और मैदान में जिस तरह से कंक्रीट के जंगल उगाए हैं, उनकी वजह से भी बड़ी परेशानी हो रही है और जो जंगल कटे उनका सबसे बड़ा असर है। ये जो सीधे जो मानसून जो हवाएं आती हैं वो पहले नीचे जंगल थे तो थोड़ा ठंडी होकर के तब हिमालय की तरफ जाती थी जी। और इतना ज्यादा तबाही नहीं होती थी जी। लेकिन ये कई कारण उसके हैं, खाली सरकारों को आप दोष नहीं दे सकते हो जी। हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो परेशानी ये है कि हम लोग तरह तरह के जो है झंझावातों से गुजर रहे हैं मार्च से लेकर के अब तक। कभी सरकार बनती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बीजेपी कुछ कर देती है और जिस तरह से केंद्र सरकार को संवेदनशील होना चाहिए था, इस समय आपदा का वो है, ये मानसून का समय होता है, उस तरह से संवेदनशील सरकार है नहीं, उस तरह से मदद कर नहीं रही है। हमारे लिए चिंता का विषय ये है। ये आपने सही कहा कि 68 साल में हम कुछ नहीं कर पाए और इस समय है जबकि लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, नहीं तो भविष्य में बड़ा नुकसान होगा। जी किशोर जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो सतीश लखेड़ा जी भी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और मैं समझ रहा हूं आप दोनों लोग सुन रहे होंगे। किशोर जी से ही मेरा सवाल है। सर, भारत एक भाग्यवादी देश है और बड़ा ही आध्यात्मिक देश है और हम लोगों ने बड़ी ही चालाकी से, हम लोगों ने, मैं मीडिया को भी शामिल कर रहा हूं सर, बड़ी ही चालाकी से इसको प्राकृतिक आपदा कह दिया है। मतलब बारिश तो चलिए हम मान लेते हैं, बारिश प्राकृतिक है, लेकिन शहरों में पानी भर जाना तो सर हमारे ढांचागत गड़बड़ियों का नतीजा है, ये प्राकृतिक नहीं है सर। हमारे पास ढंग का ड्रेनेज सिस्टम होता, अच्छे गहरे चौड़े नाले होते तो शहरों में जल भराव नहीं होता। हमने नाले बनाए नहीं और बड़ी ही आराम से लोगों के बीच हमें भ्रम फैला देते हैं कि ये तो प्राकृतिक आपदा है, हम क्या कर लें। क्या सर? नहीं, मैं विशेष रूप से मैं जो पर्वतीय क्षेत्र की बात है जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। निश्चित रूप से जो मैदानी क्षेत्र है जी, मैदानी क्षेत्र में भी किसी ने सोचा नहीं था जब यहाँ पर अवस्थापना सुविधाओं का सृजन इन लोगों ने किया कि इस तरह की स्थिति आएगी, जिससे जन दबाव बढ़ रहा है मैदानी क्षेत्र पे। उस हिसाब से वहाँ हम एसेंशियल जो हमारी कम्युनिटीज के साथ साथ जो जरूरी ढांचागत सुविधाएं होनी चाहिए थी, नहीं उसको विकसित कर पाए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हमको इस पर ध्यान देना चाहिए। कम से कम अगली जब बारिश आए तो इस तरह की स्थिति पैदा न हो। मैंने तो इसलिए कहा कि मार्च से लेकर के अब तक हम विभिन्न झंझावातों से गुजरते रहे। आज भी हमारा बजट पास नहीं हुआ है, हो सकता है 21-22 तारीख में पास हो जाए, तो उसका भी बड़ा असर जो है वो तैयारियों पर पड़ता है। लेकिन हमने इसकी पहले से तैयारी कर रखी थी, जगह जगह पहले से ही जो जरूरी दवाइयां हैं, जो जरूरी जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत
जरूरतें हैं उसकी पहले से जगह जगह जो है वो भंडारण किया हुआ था। तो हम इस समय उतना स्थिति खराब नहीं है, लोगों को ये नहीं है कि अनाज नहीं मिल रहा है या पीने का पानी नहीं मिल रहा है जी। बारिश जरूर हो रही है और अभी कुछ चारे जाने भी गई है। अभी एक पहाड़ धसा गया यहाँ नरेंद्र में, तो गाड़ी के ऊपर आ गया जी। अब वो प्राकृतिक आपदा तो है ही, कुछ हमारी जो तकनीकी है वो ठीक नहीं है पर्वतीय क्षेत्र के लिए जी। जो सड़कें हम बनाते हैं, मकान बनाते हैं, दूसरी चीजें बनाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि मध्य हिमालय की एक इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए जो समावेशी हो और सतत विकास की हो जी। उसमें कहीं न कहीं हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किशोर उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए थे, उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास सतीश लखेड़ा जी आ रहा हूं। सतीश जी, मेरा सवाल वही है, देखिए हम लोगों ने बहुत ही चतुराई के साथ लोगों को यह समझा दिया है कि बारिश तो प्रकृति की देन है, अतिवृष्टि प्राकृतिक आपदा है, और जब बारिश होगी अतिवृष्टि होगी तो पानी तो भरेगा। मतलब हम अपनी खामियां लोगों के पास उजागर नहीं करते हैं कि यार हम नाले ही नहीं बनवा पाए। चौड़ी और गहरी नालियां होती तो इससे भी ज्यादा बारिश का पानी निकालने में दिक्कत नहीं होती। तो जो ढांचागत गड़बड़ियां हैं उसके लिए हमने भगवान, खुदा, गॉड सबको दोषी मान के और खुद को पाक साफ कर लिया है। क्या लखेड़ा जी? नहीं, जो प्राकृतिक आपदाएं या दैवीय आपदाएं हैं, बादल फट रहे हैं, तेज बादल के कारण पेड़ गिर रहा है, ये दैवीय आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। मगर जब हम घर बनाते हैं तो छत उसमें रखते हैं कि धूप और बरसात से हम बच सकें जी। दरवाजे इसलिए लगाते हैं कि हमारे जानवर या कोई अनवांटेड कोई अंदर ना आ सके। उसी तरीके से अगर हमारी चिंताएं होती कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास का वातावरण आने वाले समय में क्या होगा, हमारे कारण या सामूहिक रूप से हम किस तरह की दिक्कतों को पैदा करने जा रहे हैं जी। जिस तरह पूरे शहर उगाए हैं, उनकी क्षमताओं से नालियां छोटी हो गई हैं, नालों की क्षमताएं कम हो गई हैं, सड़कों की क्षमताएं कम हो गई हैं, तो स्वाभाविक रूप से इन चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए और ये चीजें सुधारी जा सकती हैं जी। जिस तरह के खर्चे नगर निगमों के द्वारा, नगर पालिका, नगर निकायों के द्वारा अन्य मदों में होते हैं, अगर चिंता इन पे की जाए, जब सड़क को अनावश्यक तोड़ के साल में 3-3, 4-4 बार बनाया जाता है, पाइपलाइनों को बदला जाता है बजट खपाने के लिए, अगर इन पे चिंता की जाए, बजबजाती हुई नालियां जिस तरीके से आजकल पूरा सीवर का पानी सड़कों में और घरों में आ रहा है, इस विषय में ध्यान दिया जाता तो निसंदेह ये दिक्कतें नहीं होती और इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसके लिए अब जिस तरह सिविल सोसाइटी के द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं, टीवी पे डिबेट हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से इन पे चिंताएं भी होंगी और आगे आने वाला जो नगर नियोजन होगा वो चिंतित होकर के इस विषय में जरूर सोचेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सर, पता नहीं कब वो चिंतित होगा, कब वो करेगा। हम ये वादे लगातार सुनते ही आ रहे हैं और हर साल बरसात में सड़कों पर नालों को उमड़ता देख ही रहे हैं। सतीश लखेड़ा जी, नेता भारतीय, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, सवाल सिर्फ पहाड़ी और मैदानी का नहीं है, सवाल सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है, उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे बड़े शहरों का भी वही हाल है। सतीश जी, लगता है हमें सुन नहीं पा रहे हैं। सतीश जी सुन रहे हैं हमें? जी जी सतीश जी, उत्तर प्रदेश में भी तमाम शहरों का वही हाल है। अभी हम मथुरा की तस्वीर दिखा रहे थे। मथुरा शहर में बरसात के पानी से सड़क पर इस तरह का वेग आ गया कि बाइक, पूरी की पूरी बाइक बह गई पानी में। ये कोई बाढ़ नहीं है, नदी का पानी नहीं है, बरसात का पानी है साहब। पहली बरसात का ही आलम है। मतलब यहां ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, सारा पानी रोड पर बहता है, नालियों की कोई क्षमता ही नहीं है, उस तरफ किसी का ध्यान गया ही नहीं। मैं उसी मुद्दे पर बार बार आने की कोशिश कर रहा हूं कि 1956 में एक जो अध्ययन किया गया, दोबारा किसी सरकार ने क्यों नहीं उस तरह की स्टडी करवाई, क्यों नहीं उस तरफ किसी सरकार की चिंता गई? क्या नाली इस देश में अभी वोट बैंक से नहीं जुड़ पाया है? वोट बैंक मतलब जाति, वोट बैंक मतलब सड़क, बिजली, पानी। नाली अभी वोट बैंक नहीं हुआ है क्या? नालियों से वोट नहीं निकलता है क्या? देखिए, राजनीतिक दलों ने वजीफा देना, पैसा बांटना, फ्री में मकान देना, फ्री में लोन देना, गाय के नाम पे लोन देना या जातियों के नाम पे आरक्षण देना,
इन प्राथमिकताओं के आधार पर वोट लिया और उसी को पैरामीटर बना दिया और उसी को लेकर प्रतिस्पर्धा में सभी राजनीतिक दलों ने इन्हीं मानकों और इससे जुड़ते हुए नए नए मुद्दों को जोड़ के सत्ता चलाते रहे, राजनीति करते रहे। मगर नगर नियोजन जैसा विषय है या इस जैसे और भी कई और महत्वपूर्ण विषय हैं, इनको लेकर नहीं चेता गया। मगर जिस तरह मकान गिर रहे हैं, बाइक बह रही है, लोगों के राशन खराब हो रही दुकानों में, घरों में लोग नहीं जा पा रहे हैं और पूरा परिवहन तंत्र खत्म हो गया है, बिजली बंद है, टेलीफोन बंद है, ऐसी स्थिति के बाद तो जरूर सरकारें चेतेंगी, प्रशासन चेतेंगे, नगर नियोजन की जो व्यवस्था की जो जिम्मेदार नगर पालिकाएं हैं उनमें होगा। क्योंकि वास्तव में जो नगर पालिकाएं हैं या नगर निगम है उनमें सड़कें बटी हुई हैं, कौन कहां सफाई करेगा, कौन बीट इंचार्ज होगा, कौन सुपरवाइजर होगा। मगर अक्सर आप और हम देखते हैं जिस तरह कूड़े के ढेर हैं, जो नालियां कभी बनी होंगी वो जिस तरह जाम हो गई हैं, उनके ऊपर से पानी बहता है, उस पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। अगर उस जाम होती नाली पे पहले दिन कार्रवाई की गई होती, आज हर शहर के हर सड़क के बगल में नाली का निर्माण होता ही है, वो नाली चल रही होती, आज बाइक नहीं बह रही होती। इसलिए प्राथमिकताएं जिस तरह आप कह रहे हैं, वास्तव में जातियां या और अन्य चीजों को वोट बैंक माना गया, उन्हीं को प्राथमिकता माना गया और इसी कारण आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो जात और संप्रदाय के नाम पर वोटिंग अगर हम और आप करेंगे तो हमारे और आपके घरों में नालियों का गंदा पानी घुसेगा। हमें भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारी जो बुनियादी जरूरतें हैं हम उसके लिए संघर्ष करें। क्या जात और संप्रदाय के संघर्ष में जुटे पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतीश लखेड़ा जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश प्राकृतिक होती है लेकिन सड़कों पर बह रहा पानी प्राकृतिक नहीं होता, वो हमारे ढांचागत गड़बड़ियों का नतीजा है। नमस्कार।